देखिए, बिहार डीएलएड प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बिहार डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो लोग फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं और क्लास कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा होने वाला है वो आपका मार्च में होने वाला है। आपके पास 1 महीना का समय है। अगर आप 1 महीना में अच्छी तैयारी नहीं कर पाइएगा, अगर आप 80-90 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और बहुत जल्द जो है हम हिंदी का क्लास भी लाने वाले हैं, जिसमें अलंकार और रस जो है हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में अलंकार से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2022 में भी पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। और अलंकार हिंदी में टॉपिक आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी क्लास हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। और अभी आज के इस क्लास में हम 20 जीके के क्वेश्चन करवाएंगे और 20 साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपके बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस पर आधारित है, तो आप सभी जो है लाइव क्लास में जुड़े रहें। और डेली 10 बजे से क्लास होता है, तो 10 बजे से आप जरूर जुड़े। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में प्रकाष्ठा फरती। एक का सही जवाब बताएं। मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी। एक का सही जवाब बताएं। एक का अगर आप ऑप्शन बी जहांगीर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मुगल चित्रकारी किनके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी, तो जहांगीर के शासनकाल में प्रकाष्ठा पर थी। एक का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की। ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी 1608 ईस्वी में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखिए कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। 3 का सही जवाब बताएं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट बताएं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। तो बालाजी विश्वनाथ अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बालाजी विश्वनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब है। बालाजी विश्वनाथ मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक था। 3 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 4 नंबर, नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। और देखिए, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2024 प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित होकर तैयारी कीजिए। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और पढ़िए वही जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, जल्दी से बताएं। और अलंकार का क्लास किनको किनको चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि अलंकार और रस का जो क्लास है वह किनको किनको चाहिए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। 4 का ऑप्शन डी मोहम्मद शाह हो जाएगा। नादिर शाह किनके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए कि मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था। 5 का सही जवाब बताएं। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था। यह आपका अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था, तो अकबर का था। ऑप्शन सी अकबर अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी। 6 का सही जवाब बताएं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनके अनुशंसा पर पड़ी। तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले आप लोग बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर पड़ी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 7 नंबर की ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। 7 का सही जवाब बताएं। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। तो 7 का अगर आप ऑप्शन डी डॉक्टर वर्गीज कुरियन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट है 8 नंबर की भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। 8 का सही जवाब बताएंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। तो 8 का ऑप्शन है नई दिल्ली हो जाएगा। 8 का ऑप्शन है नई दिल्ली, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर की तीसरी तथा चौथी योजना के मध्य कितने वर्ष का योजना अवकाश रहा, जल्दी से बताएं। और बिहार डीएलएड का अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर दीजिएगा, 15 फरवरी तक ही डेट है, तो डेट से पहले भर दीजिएगा, नहीं तो बाद में वेबसाइट स्लो काम करने लगता है। तो 9 का सही जवाब बताएं। तो देखिए 3 साल का जो है योजना अवकाश रहा। तीसरी और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3 साल का योजना अवकाश रहा था, समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। 10 का सही जवाब बताएं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। उसके बाद आपका जो है त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है। उसके बाद आपका मिजोरम से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं गुजरती है, तो ये तीनों से तो गुजरती हैं, तो चौथी से नहीं गुजरेगी, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने लगा है और एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में होगा। तो यह एक प्रकार का स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करें तो आप इस बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। इसमें बिल्कुल आपका सिलेबस वाइज जो है क्वेश्चन दिया गया है, और पिछले साल भी जो बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें इस बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ला रहा था। तो बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को ज़रूर मंगा लीजिए। स्टडी गाइड के साथ साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर ले लें, क्योंकि एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से मंगा सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर की भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। समुद्र पर भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश, तो ये आपका कौन सा है, श्रीलंका ही है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, समुद्र के निकट ही हैं दोनों। नेक्स्ट देखिए हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट बताइए कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। 6100 मीटर हिमालय की औसत ऊंचाई है। आगे देखिए किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान से इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, किस अक्रिय गैस को छोड़कर उनके बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस अक्रिय गैस को छोड़कर, ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका सही जवाब आपका नियोन में कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, किस अक्रिय गैस को छोड़कर। नियोन कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जेनॉन के कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है, आर्गन में भी। तो हीलियम इसका सही जवाब हो जाएगा। हीलियम अक्रिय गैस को छोड़कर बाकी सभी के कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होता है। 15 का सही जवाब बताएं। हड्डियों में कितना प्रतिशत फास्फोरस होता है, तो हड्डी में आपका 8% फास्फोरस होता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और हड्डियों में 8% जो है आपका फास्फोरस होता है। आगे देखिए किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है। तो ये आपका ओजोन हो जाएगा। ओजोन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो आधी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जो है आधी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए किस बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभरते हैं।
तो ये जो बल लगता है आसंजक बल लगता है। आसंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर लिखने से अक्षर उभर जाते हैं। नेक्स्ट है कि पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? पीतल के बर्तनों पर किसकी पॉलिश की जाती है? इसका सही जवाब निकेल हो जाएगा। पीतल के बर्तनों पर निकेल की पॉलिश की जाती है। आगे देखिए, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहा जाता है? स्वप्नों की अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, स्वप्नों के अध्ययन को ऑर्निनोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल 14 हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? तो राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान देने का अधिकार है? तो ये आपका अनुच्छेद 161 हो जाएगा, आर्टिकल 161। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमा देने का अधिकार है? तो देखिए, राष्ट्रपति किसी को फांसी की सजा हुई है तो उसको भी माफ़ कर सकता है। ये किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन है? 24 का सही जवाब बताएं। तो भाग 20 में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? संचित निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 286 के 1 में है। नेक्स्ट है कि लोक लेखा निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो लोक लेखा निधि ये तो संचित निधि हो जाएगा, लेकिन लोक लेखा निधि की बात करें तो ये 266 के आई। यहाँ 266 के 2 होना चाहिए। 1 में तो संचित निधि है, यहाँ 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? आकस्मिक निधि का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो ये 267 अनुच्छेद से है आकस्मिक निधि का संबंध। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? बिहार डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स में है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है कि WHO की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग कहते हैं WHO की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपका डॉक्टर सुशीला नायर थी। डॉक्टर सुशीला नायर WHO की एकमात्र महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, भारत भारती के लेखक कौन है? हिंदी का क्वेश्चन है, जल्दी से छाप दीजिए। भारत भारती के लेखक कौन है? तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर बसा हुआ है? डेन्यूब नदी के तट पर। बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपको बता दें, कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। आगे देखिए, मलयालम किस राज्य की राजभाषा है? तो मलयालम जो है केरल राज्य की राजभाषा है, केरल राज्य की। नेक्स्ट है, तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? तो देखिए, थर्ड एम्पायर का ये सचिन तेंदुलकर थे। जब DRS लगा था, जब थर्ड एम्पायर के पास जाया जाता था तो पहले जो शिकार बल्लेबाज थे वो सचिन तेंदुलकर थे। नेक्स्ट है कि अयोध्या का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका सरयू नदी के तट पर है राम मंदिर। आगे देखिए, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1954 में की गई। नेक्स्ट है, नीरू स्वामी पिल्लई का संबंध किससे है? तो इनका संबंध नाद स्वरम से है। नेक्स्ट है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो है उत्तराखंड में है नंदा देवी पर्वत। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो आप सभी जानते हैं दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। आज का लास्ट प्रश्न है कि कटक किस नदी के किनारे बसा है? तो कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप बिहार DLED का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को ऐसे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और जो सिलेबस में है उसी के लेवल के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो DLED का डेली 10 बजे से आपको क्लास मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी 10 बजे से जुड़ जाएंगे। अपने दोस्त के साथ भी वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।